हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक के पहले 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम आए हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 का आज इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आप यकीन कीजिए, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको हरगिज बोर नहीं होने दूंगा। आपने बस ये लेक्चर देखना है पूरा, और आपके बहुत सारे केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो इसमें क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन है, किसके साथ? एनर्जेटिक्स के साथ। तो इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन करेंगे एनर्जेटिक्स का, कुछ नई नई टर्म सीखने को मिलेंगी हमें यहाँ पर। लेकिन वो सब के सब टर्म समझेंगे हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो मैं आपको बताता चलूंगा, मैं पहले भी अक्सर ये बात करता होता हूँ, ये जो साइंसेज है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स, ये हवाओं में नहीं हो रही कहीं। ये हमारे रियल लाइफ के अंदर ही हो रही है, हमारी दुनिया में ही हो रही है। बच्चे समझते हैं, पता नहीं यार ये कहाँ कहाँ की हवाई बातें हैं सारी, तो हमें किस चक्करों में लगा दिया। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको पढ़ाऊंगा ही इस तरह कि सारा कुछ रिलेट करूंगा आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अब जो कुछ जिंदगी में अपने कर रहे हैं, अभी तक आप करते आए हैं, जो आगे भी दुनिया में आप करेंगे, वो सब की सब चीज जो है ना, वो सारी की सारी दुनिया में हो रही है, और वो उन सब का ताल्लुक जो है ना, केमिस्ट्री के साथ और फिजिक्स के साथ है। इन शॉर्ट हम कह दें कि हमारा रियल लाइफ में जो कुछ काम हो रहा है ना, वो साइंस की बिना पर ही हो रहा है। जो कुछ काम हम कर रहे हैं, कोई फजूल काम नहीं कर रहे, बल्कि इसमें हर तरह के कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होंगे, कोई ना कोई फिजिकल पैरामीटर्स होंगे, कोई ना कोई केमिकल पैरामीटर्स होंगे, जो कि हमारे इस काम के साथ मुंसलिक होंगे। तो इन्हीं चीजों को हम देखते हुए हम समझेंगे कि एनर्जेटिक्स क्या होता है। एनर्जेटिक्स लफ्ज निकला है एनर्जी से। तो एनर्जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो छोटी क्लासों में ना आपने पढ़ा होगा, एनर्जी की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आपने पढ़ा होगा कहीं पर लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी पढ़ा होगा आपने, केमिकल एनर्जी पढ़ा होगा, हीट एनर्जी पढ़ा होगा। ये सब नाम सुने हैं ना। लेकिन हम एनर्जेटिक्स पढ़ रहे हैं किसके अंदर? हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री में दो ही तरह की एनर्जीज जो है ना, उनको हम डील करते हैं। एक तो हमारे पास हो गई केमिस्ट्री से निकली हुई केमिकल एनर्जी। अब यार ये केमिकल एनर्जी जो है ना, ये कोई एवी फजूल चीज नहीं है। केमिकल एनर्जी जो है ना, उसका ताल्लुक, डायरेक्ट ताल्लुक है किसके साथ? हीट एनर्जी के साथ। तो जहां पर केमिस्ट्री में हम जिक्र करेंगे एनर्जी का, तो केमिस्ट्री में डील करें तो केमिकल एनर्जी का जिक्र तो होगा ही होगा, और केमिकल एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी का जिक्र होगा। तो यही हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी के साथ। तो अब हम देखते हैं कि केमिकल एनर्जी क्या होती है और हीट एनर्जी क्या होती है। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों की डेफिनेशन मैं बुक से पढ़ूं फिर समझाऊं, इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। अब कुछ बातें ये हैं कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको अगर खाना बनाना आता है तो आप खाना बना रहे हैं, ठीक है? या फिर आप कहीं पर आग लगा रहे हैं। अच्छा, बातों में आग लगाने वाली बात नहीं कर रहा मैं। भाई एक दो दोस्त बैठे हैं, एक दूसरे को आग लगा दी। चलो भाई, आग क्या लगा दी कि अगले के खिलाफ भड़का दिया। अब वो जाके भाई तीसरे बंदे से लड़ रहा है कि भाई तेरे बारे में तो उसने ये बात की थी मुझे। ये आग लगाने की बात नहीं मैं कर रहा। सर्दियों का मौसम है, 4-5 दोस्त यार बैठे हैं बाहर सड़क पे। सड़क पे नहीं, चलो गली में बैठे हैं। गली में बैठे हैं, तो वो कहेंगे यार चलो बहुत सर्दी हो रही है कि यार दो शापर तू फड़ के ले गया, दो कागज तू पकड़ के ले गया, एक लकड़ी का टोटा ये बड़ा है, यहाँ पकड़ लेते हैं हम, इसको थोड़ी आग लगाओ, थोड़ी हाथ सेक लें बने हम। ठीक है? मैं इस तरह की आग लगाने की बात कर रहा हूँ। ओके। या फिर आप सब बच्चे जो है ना, अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो जो आपके पास मोतबर चीज है, वो है आपका मोबाइल फोन, जिसकी हेल्प से आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं और कुछ सीख भी रहे हैं। वेरी गुड। तो ये मोबाइल फोन, इसको भी एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी क्या चाहिए? उसको एनर्जी चाहिए कि जब हम प्लग में हम घुसाते हैं चार्जर अपना, फिर वही जो एनर्जी है वो हमारे मोबाइल की बैटरी के अंदर स्टोर होती है। तो चार्जिंग ऑफ फोन में इसके अंदर भी केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व है। अब वो एनर्जीज किस तरह इन्वॉल्व है जो मैं मिसालें दे रहा हूँ, ये सब डिस्कस करेंगे, सब इन्हीं एग्जांपल्स को लेके हम आगे चलेंगे अपने टॉपिक्स पर। ठीक है? तो एनर्जी जो है ना, वो इस तरह की है, हम कह देंगे एनर्जी एक ऐसी टर्म है जो कि हमें ये सिखाती है कि कहाँ पर एनर्जी, एनर्जेटिक्स अगर हम बात करें, जो चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स एक ऐसी टर्म है जो कि हमें ये सिखाती है कि एनर्जी कहाँ पर स्टोर हो रही है, जिससे हमें फायदा होगा। एनर्जी कहाँ पर रिलीज हो रही है, उससे भी हम फायदा उठाएंगे। ठीक है? और इनके दरमियान में किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यार देखो, केमिकल रिएक्शन तो पढ़ना हमें जरूरी है ना। और वो जरूरी क्यों? क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट केमिकल रिएक्शंस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमने आग लगाई लगाई थी, उसमें हमें हीट मिल रही है। ठीक है? तो हीट हमें मिल रही है, हीट रिलीज हो रही है। या अच्छा, अब हम एक बात करते हैं कि हमने अपना मोबाइल फोन चार्ज किया। तो मोबाइल फोन के अंदर बैटरी होगी, जिसके अंदर जो चार्ज होगी एक्चुअली, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है? एनर्जी स्टोर होना भी सीख लिया हमने, और एनर्जी का रिलीज होना, जब हमने लकड़ियां जलाई हैं फिर उससे आग निकली है, उससे एनर्जी रिलीज हुई है, हीट रिलीज हुई है। ठीक है? हीट एनर्जी रिलीज हुई है, तो वो भी हमने सीख लिया। ठीक है? या फिर एनर्जी का ट्रांसफर होना। एनर्जी का ट्रांसफर होना आप ये समझ लें कि आपको अगर चलें खाना बनाना नहीं भी आता,
तो इतना पानी गर्म करना तो आता ही है ना। अगर आपने एक पतीले के अंदर पानी भरा और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, अच्छा फिर आपने क्या किया, फिर आपने नीचे से चूल्हा ऑन कर दिया। अब क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। चूल्हे में से जो एनर्जी है ना, वो निकल कर जा रही है पतीले के अंदर, और पतीले में से जा रही है वो किसके अंदर, पानी के अंदर, जिसकी बिना पर पानी गर्म हो रहा है। तो ये हो गया एक प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। तो एनर्जेटिक्स हमें मेनली स्टोर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ एनर्जी के बारे में सिखाता है। ठीक होगी ना बातें। चलें अब हम थोड़ी सी एक काम करते हैं, यहाँ पर जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं इनको आपने याद भी करना है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर याद क्या करना है, वो मार्क करवा दें। इस पूरे लेक्चर में जो कुछ हम बातें करेंगे इसमें से आपने सिर्फ ये 2 लाइनें ही यहाँ पर याद करनी है, क्योंकि आगे जो टर्म्स पढ़ेंगे ना हम, तो वो उनके डिटेल से आगे टॉपिक्स भी हैं। तो अभी यहाँ से याद नहीं करेंगे, वो आगे डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करेंगे। पर ये दो दो डेफिनेशन है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। लेकिन मैं उनको समझा भी देता हूँ। मैंने काफी बोली केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी पर, लेकिन अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। पढ़ लेते हैं केमिकल एनर्जी में लिखा हुआ क्या है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल्स इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। समझ आई? नहीं आई होगी समझ, कोई बात नहीं, अभी समझा देता हूँ आपको। चलिए आप फर्ज करें कि केमिकल एनर्जी ना इस तरह समझते हैं हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, कि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाते में ना मेनली हमारे पास चीजें क्या होती हैं, रोटी होता है, रोटी होती है और कुछ सालन वगैरह होता है, ठीक है, वेजिटेबल्स होती हैं, उसमें मीट होता है। बहरहाल अगर हम रोटी खाते हैं ना, उसके अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम शायद ना सुनो पहले, अगर सुन लिया तो अच्छी बात है। और अगर हम मीट खाएं तो उसके अंदर होता है मेनली प्रोटीन होता है। और अगर हम उसी खाने को बना लें किसी ऑयल में घी में, तो उसके अंदर आ जाता है फैट्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो प्रोटीन्स और ये जो फैट्स हैं, ये सारे के सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब ये तमाम के तमाम ना, इनके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। ये तमाम के तमाम के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। ठीक है, और एटम्स आपस में बॉन्डेड होते हैं। अब ये जितने भी हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये सब इस तरह हैं कि इनके अंदर अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। किस तरह, क्योंकि इसके अंदर केमिकल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को बॉन्ड बॉन्ड किया हुआ है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड जिन्होंने अपने साथ बनाया हुआ है। अच्छा वो कैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की हम सिंपलेस्ट फॉर्म देखें ना, तो वो है ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। आप देखने भी केमिकल एलिमेंट है, ये भी केमिकल एलिमेंट है, ये भी केमिकल एलिमेंट है। केमिकल एलिमेंट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं हमारे पास। कार्बन भी है, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन के सारे एटम्स, अच्छा इन्होंने पूरा एज अ होल क्या बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल। कार्बन के सारे एटम्स आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन के सारे एटम से बॉन्ड बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के सारे एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है। यहां तक बात क्लियर हो रही है ना। ये पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट जो है, जिसकी मैंने एक सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज लिखी है, तो आप ग्लूकोज या शुगर, इसको आप जस्ट एक कार्बोहाइड्रेट ही लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है ना, तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ब्रेक होता है। ठीक है, और ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर। ठीक हो गया बात। अच्छा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें, ये पूरा कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर ना कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो आ गए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ओके, पहली बात तो ये। अब ये होता ये है कि इनके अंदर ना एनर्जी स्टोर होती है। जब आपस में बॉन्ड बनाया हुआ ना उन्होंने, तो बॉन्ड बनता है किसी भी एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा अब आप कहेंगे कि ये एनर्जी में नजर क्यों नहीं आ रही, अभी नजर आएगी, एक मिनट ठहर जाओ जरा, अभी आती है नजर आपको ये। जब आपसे कहा जाए कि यार तुम 3 दिन तक कुछ ना खाओ, तो फिर आप बीमार हो जाएंगे, अल्टीमेटली बेहोश हो जाएंगे। कुछ दिन और नहीं खाएंगे तो फिर अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप डेली 2 से 3 टाइम खाना खा रहे हैं, तो फिर आपके अंदर एक एक तवानाई फील होगी आपको। अब वो तवानाई को हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे हमारे अंदर एक एनर्जी फील हो रही है। अब उसी एनर्जी से आप ये मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। आपके पास एनर्जी होगी, आपका दिमाग काम कर रहा होगा, आपके हाथ हाथ काम कर रहे होंगे, आप मोबाइल उठाएंगे, आप मोबाइल उठा के वीडियो खोल लेंगे मेरी, तो फिर लेक्चर सुनेंगे आप वहां पर। ठीक है, तो लेक्चर सुनेंगे, आपका दिमाग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, आपका दिमाग समझ रहा है इन बातों को, आपके हाथों ने काम किया तो आपका फोन उठाया। ठीक है ना, ये सारी बातें आ रही है ना। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स की फॉर्म में उनके अंदर एनर्जी होती है, और वही एनर्जी जब हम खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोटी, ठीक है, ये चीजें रोटी में होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ रोटी अगर हम ये खाते हैं तो हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है। तो इस तरह की एनर्जी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक हो गई बात को। चलें एक और मिसाल ले लेते हैं, ये बात वैसे यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए मुझे, लेकिन मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अच्छा आप देखें कि जो मोबाइल फोन, जिस मोबाइल फोन पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस मोबाइल फोन की बैटरी को हमने चार्ज किया है। तो बैटरी चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस होता है केमिकल एनर्जी का। क्योंकि ना वो जो अगर हम देखें मोबाइल के अंदर जो बैटरीज होती है ना, वो बनी होती है लिथियम आयन की।
ठीक है, लिथियम क्या है, एलिमेंट है ना, लिथियम आयन की बैटरीज बनी होती हैं। तो वो जब हम उसको चार्ज करते हैं ना, तो वो आयन्स उसके माइग्रेट करते हैं एक साइड से, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ। तो वो जो आयन्स यहाँ से इस तरफ माइग्रेट कर रहे होते हैं ना, तो वो यहाँ पर जाके ना स्टोर हो जाते हैं। जब वो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं चार्जिंग के दौरान, फिर हम उसको चार्जिंग पर से निकालते हैं, और फिर होता क्या, यही जो चार्जेस है ना, ये वापस आना शुरू हो जाते हैं इस तरफ। फिर हम अपना फोन को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम अपने फोन के ऊपर हम देख लेते हैं, स्क्रीन चल रही है हमारी, लाइट एनर्जी निकल रही है, फोन जरा हीट अप भी हो रहा है तो हीट एनर्जी भी निकल रही है। ठीक है, कि कन्वर्जन ऑफ हीट हो रहा है यहाँ पर, आप अगर गौर करें तो ये एग्जांपल भी हो गई केमिकल एनर्जी की। केमिकल एलिमेंट्स जैसे कि लिथियम, लिथियम जो है वो बैटरी को चार्ज कर रहा है। ठीक है, फिर उसी चार्जिंग को हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपना फोन चलाने में। चार्जिंग कब कर रहे हैं, जब हमने उसको प्लग पे लगाया हुआ है, सॉकेट पे लगाया हुआ है। फिर जब वो डिस्चार्ज हो रहे हैं आइंस, तो उसी से हम अपना फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी परसेंटेज आ रही है, कितना आपने इस्तेमाल कर लिया फोन, कितना आपने इस्तेमाल मजीद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बातें समझ आ रही हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, हमने पेट्रोल लिया है, पेट्रोल पे अगर हमने माचिस जला दी, पेट्रोल को लग जाएगी आग। ठीक है, तो आग लगने से हीट एनर्जी रिलीज होगी, ये भी एक फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी है। या आप इस तरह ले लें, अगर आपने, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में मिसाल दी थी कि अगर आप दोस्त यार बैठे हैं बाहर, तो उन्होंने किसी लकड़ी को आग लगाया हाथ सेकने के लिए सर्दियों में, तो वो क्या करेंगे, वो यही करे हो रहा है एक्चुअली, कि जो वुड है, लकड़ी वुड, ठीक है, वो बर्न हो रही है, वो बर्न हो रही है, और बर्निंग की वजह से उसके अंदर से हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि नजर नहीं आती लेकिन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती नजर नहीं आएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसके अंदर से। वाटर मॉलिक्यूल्स वो भी रिलीज होते हैं उसके अंदर से। तो ये जितना भी हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे का सारा एनर्जी चेंजेस का प्रोसेस है, और इन सब में एक टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है जिसको हम कह रहे हैं केमिकल एनर्जी। और मैंने आपको यही बात बताई थी कि केमिकल एनर्जी रिलेट करते हैं हम किससे, हीट एनर्जी से। आग जलाई है आपने, तो वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, लकड़ी ने जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, फिर वो जलना शुरू हुई, और जलने की वजह से उसने कुछ रिलीज किया, जिसको हम कह देंगे कि उसने हीट एनर्जी रिलीज किया। तो यही लिंक है आपस में एनर्जेटिक्स के चैप्टर में, या केमिस्ट्री में हम कहेंगे दो तरह की एनर्जीज को हम डील करेंगे, केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी को। तो केमिकल एनर्जी और हीट एनर्जी का किस तरह ताल्लुक है, तो उसको हमने अभी रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझा। इसी तरह अगर हम बात करें, थोड़ा रेस कर देता हूं मैं इसको, अगर हम बात करें हीट एनर्जी की मजीद एग्जांपल्स में, वैसे समझ तो आ गई होगी लेकिन मजीद एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें हीट एनर्जी की मजीद रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो आप ये देखें कि हम यहाँ एक लाइन देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये ऐसी एनर्जी है जो कि रिलीज होती है कब, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एंड अगली बात ये है एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज ब्रोकन। दो बातें लिखी हुई हैं। कहता है कि ये एनर्जी रिलीज होगी जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब व्हेन इट इज ब्रोकन। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, अभी तक समझ नहीं आई होगी बात की, लेकिन मैं आपको मजीद समझाता हूँ इसको किसी एग्जांपल के साथ। आप फर्ज करें आप कि हम ने एक बाउल में या किसी ना प्याले के अंदर हमने पानी भरा। पानी भरने के बाद हमने क्या किया, हमने उस पानी को रख दिया किसके अंदर, फ्रीजर के अंदर। ठीक है, यहां तक बात। जब फ्रीजर के अंदर हमने उसको रखा, तो क्या हो रहा है कि फ्रीजर से उसको क्या मिल रही है, उसको एक टाइप ऑफ, आप कह लें कि वो अपने अंदर से, अगर जो हमने अच्छा दोबारा समझते हैं इस बात को हम, कि अगर हमने पानी भरा है किसी प्याले के अंदर, ठीक है, उसको हमने रखा फ्रीजर के अंदर। अब होना ये है कि वहां पर ना बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होनी है उस पानी के अंदर। बॉन्ड्स आपस में जुड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक सॉलिड स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था कि लिक्विड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है चैप्टर नंबर 1 में, और सॉलिड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो हम उसको इस तरह समझ सकते हैं कि लिक्विड का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके मॉलिक्यूल्स दूर 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 इस तरह फैल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में तो ये होता है कि सारे के सारे जो एटम्स है ना, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जब हमने प्याले में पानी भरा इसको जमाने के लिए, फ्रीज करने के लिए, तो हमारे मॉलिक्यूल्स इस तरह दूर दूर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी एनर्जी को रिलीज किया, अपनी हीट एनर्जी को रिलीज किया, तो क्या हुआ, उसमें उनके अंदर से हीट कम हुई, और वो जाना शुरू हो गया टुवर्ड्स फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, पहले टेम्परेचर था 30 सेंटीग्रेड, फिर उन्होंने अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज किया, और फिर उनकी जो टेम्परेचर है अब वो 30 से कम होते 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 जीरो पे आ गया, और जीरो से आगे फिर माइनस पे भी चला जाएगा। जब जीरो पर आया, तो उनके बॉन्ड्स ने अपने आप को, ये जो मॉलिक्यूल्स घूम फिर रहे थे ना, इन्होंने बॉन्डिंग की और अपने आप को टाइटली पैक्ड कर लिया। जब वो टाइटली पैक्ड करेंगे, तो यहाँ पर कहेंगे हम ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि एनर्जी रिलीज हुई है।
पानी के अंदर जो हीट एनर्जी थी ना, जिन्होंने इनके मॉलिक्यूल्स को दूर दूर किया हुआ था, वही पानी की जो एनर्जी है वो जब रिलीज होगी तो फिर पानी का टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है, ठंडा होगा वो, टेम्परेचर गिरेगा, तो उसने एनर्जी को इन्वायरमेंट के अंदर, किसमें, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर देगा, फ्रीजर के अंदर वो रिलीज कर देगा अपनी एनर्जी को, ठीक है, जिसकी बिना पर उसके बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे, बॉन्ड्स आपस में टाइटली पैक्ड होंगे, तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, अपने आप को सॉलिड आइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। आ गई बात समझ? अगर हम इसी का उल्टा कर लें, अगर हमने ये आइस है, ठीक है, ये आइस है, इसको हमने फ्रीजर से निकाल दिया बाहर, जब बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, फ्रीजर का टेम्परेचर आप फर्ज करें कि -10 सेंटीग्रेड है, ठीक है, -10 सेल्सियस फ्रीजर फ्रीजर का टेम्परेचर है। जब हम बाहर निकालेंगे, क्या आपके फ्रीजर से बाहर किचन के अंदर या किसी कमरे के अंदर -10 हो सकता है? नहीं होगा, ठीक है, पाकिस्तान में तो नहीं होगा, जिस तरह शहरी इलाकों में हम रह रहे हैं। तो होगा ये कि हमारा जो टेम्परेचर होगा ना, वो रफली, जो आजकल मौसम चल रहा है उसमें रफली होगा 25 सेल्सियस, ठीक है ना। आप बताएं कि यहाँ पर -10 से अगर हम 25 सेल्सियस पे लेके आएंगे तो आइस हमारी मेल्ट हो जाएगी? आपका जवाब होगा जी, ऑब्वियसली मेल्ट हो जाएगी हमारी आइस। ओके, आइस मेल्ट क्यों हो रही है? क्योंकि उसने इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इन्वायरमेंट में हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो इन्वायरमेंट से हीट एनर्जी को आइस अपने अंदर स्टोर करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, और आइस के जो बॉन्ड्स हैं एटम टू एटम वो टूटना शुरू हो जाएंगे, जिसकी बिना पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है और बॉन्ड जो हैं वो टूट रहे हैं। आ गया केमिकल चेंज यहाँ पर, एनर्जी चेंज यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो वो हमारी आइस कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब अब आप इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें और फिर आप मुझे बताएं कि ये बातें समझ आई हैं कि नहीं आई, ठीक है। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अभी भी समझ नहीं आई है तो कोई मसला नहीं है, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। ओके जी, ये तो हमने टर्म्स डिस्कस कर ली हैं, इसके अलावा अब हम ना कुछ यहाँ पर बातें पढ़ते हैं, कुछ नई टर्म्स आई हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये पैराग्राफ जो है ना, मैंने काफी बातें बोलनी है, वो सब कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके बारे में ओवरव्यू है, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आऊंगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर। वैसे तो ना इसका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आगे बना हुआ है, उसमें हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इन बातों को समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, लेकिन लेकिन अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। आप जब भी ये इन टर्म्स को पढ़ें आपके जहन में फौरन आ जाए, अच्छा ये वाली मिसाल इस पे फिट इन बैठती है, ठीक है, ये बातें इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके जी, अब हम चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस तरह का रिएक्शन होता है जब हीट रिलीज होती है, जब हीट रिलीज होती है। अच्छा, जैसे कि कोई मसले की बात नहीं है, हमने एग्जांपल ली थी लकड़ी जलाने की, ठीक है, आग लगाने वाली। उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम लकड़ी को आग लगा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, हमें हीट मिल रही है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को जब हमें हीट मिल रही हो तो हम उसको कहते हैं कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हमें हीट मिल रही हो या फिर सराउंडिंग में हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर के अंदर हीट हमें रिलीज होती हुई नजर आ रही हो, हमें फील हो रही हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक हो गई ना बात? अच्छा, अगली टर्म हमारे पास है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इस तरह का रिएक्शन होता है जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। जैसे कि हम अगर बात करें, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले एक मिसाल दी थी मेल्टिंग ऑफ आइस की, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस किस तरह हो रही है कि हमने फ्रीजर में से बर्फ निकाली और हमारे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट की जो हीट है, उसने आइस ने अपने अंदर एब्जॉर्ब की। जब आइस अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहते हैं, ये रिएक्शन हमारे पास हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके जिसके होने पर, या जिस, आप कह लें कि ऐसा रिएक्शन जब हो रहा हो तो उसमें अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन्वॉल्व हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसको करने की बिना पर हमें हीट मिले, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट में हीट रिलीज हो, तो इस तरह के रिएक्शन को कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिया, तो अभी परेशान नहीं होना। आप अगला लेक्चर्स, इन लेक्चर्स की सीरीज को फॉलो करते जाएं, आने वाले दिनों में हम ये मजीद डिटेल से भी समझेंगे। अच्छा, एक टर्म और लिखी है यहाँ पर, जिसका नाम है एंथैल्पी। ओके, अब एंथैल्पी क्या है, अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो, चाहे वहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो, इस ओवरऑल किसी भी तरह के रिएक्शंस की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर कितना क्वांटिटी ऑफ हीट रिलीज हुई है, कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है, इन तमाम फिनोमिना को अगर हमने मैयर करना है। अच्छा, इसको इस तरह समझें आप कि अगर हम वजन मैयर करते हैं, किस में करते हैं, आप कहें अगर हम वजन मैयर करते हैं तो हम कहते हैं 5 मीटर वजन हो गया है, ये क्या बात कर दी मैंने?
आपका जवाब होगा नहीं ऐसे नहीं करते। हमने अगर वजन मेजर करना हो तो हम कहते हैं यार अगर किसी चीज का है 5 किलोग्राम वजन, तो हम कहते हैं यार अगर 5 किलोग्राम वजन है ना तो हम केजी में वजन को मेजर करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपने हीट मेजर करनी है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है और कितनी हीट निकली है, रिलीज हुई है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, अगर आपने ये दोनों तरह के फिनोमेना समझने हो और मेजर करने हो कि कितनी अमाउंट में हीट रिलीज हुई है, कितनी अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो इसका यूनिट होता है, इसकी फिनोमेना को हम कहते हैं एंथैल्पी, और ये मेजर होती है किलो जूल पर मोल के अंदर, ठीक है। हीट का एब्जॉर्ब होना, हीट का रिलीज होना, तमाम हीट के बारे में, टोटल अमाउंट ऑफ हीट के बारे में डिस्कशन करना, टोटल अमाउंट ऑफ हीट के बारे में डिस्कशन करना, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंथैल्पी, और ये मेजर होती है किलो जूल पर मोल के अंदर। याद हो गई एंथैल्पी की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो याद हो गया है? तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ओके जी, और क्या बातें हैं इसके अंदर, यहां से पढ़ते हैं। When the energy is absorbed during a reaction, the total enthalpy of the system increases। नई बात यहाँ पर आ गई है, हमने पढ़े थे ना दो फिनोमिना, एंथैल्पी दो चीजों को डील करती है, क्वांटिटी ऑफ हीट को, ठीक है, हीट कंटेंट को। अगर हम इसका ब्रेक डाउन करें कि अगर हमने एंथैल्पी समझनी हो कि अभी किसी सिस्टम के अंदर, या फिर हम ये कहें कि किसी रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई हो, ठीक है, तो हमारा एंथैल्पी पे क्या असर होगा इसका, तो वो कहता है कि एंथैल्पी किसी भी सिस्टम की इंक्रीज होगी, ठीक है। किसी भी सिस्टम में अगर हीट को हम डाल देंगे, हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब करवा देंगे, ठीक है, पानी है, पानी को आपने आग लगाई हुई है तो पानी के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है चूल्हे में से, आग में से, है ना, ऐसा ही हो रहा है ना, और पानी गर्म हो रहा है, तो इस तरह के फिनोमेना को हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पर सिस्टम की, ओवरऑल पूरे सिस्टम की, पतीला, उसके अंदर पानी, अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें, उसके अंदर जो इंथैल्पी की अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है। व्हेन एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अब कोई इस तरह का रिएक्शन जिसमें एनर्जी खारिज हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, निकल रही है, तो टोटल इंथैल्पी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, तो पूरे सिस्टम की जो इंथैल्पी होगी ना उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मजीद हम केमिकल रिएक्शंस भी समझेंगे, ये तो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं ना जिससे आप समझ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में केमिकल रिएक्शंस के साथ कि कहाँ पर इंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होगी, कहाँ पर डिक्रीज होगी, ठीक है, कहाँ पर इंथैल्पी के साथ हम प्लस का साइन लगाएंगे, कहाँ पर इंथैल्पी के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। वैसे अभी पता लग ही गया होगा आपको ये लाइंस पढ़ के कि कहाँ प्लस लगाएंगे, कहाँ नेगेटिव लगाएंगे, लेकिन मैं नहीं बता रहा अभी आपको, आप खुद सोच ले। ओके जी, आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, एक बड़ी मजे की ना एक केमिस्ट्री, जिस तरह हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स की आगे टाइप्स पढ़ते हैं हम, कि फिजिक्स के अंदर मैकेनिकल पोर्शन को भी डील कर रहे होते हैं हम, साउंड पोर्शन को भी डील कर रहे होते हैं, इस तरह केमिस्ट्री के अंदर ना एक बड़ा मजे का टॉपिक है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मो निकला हीट से, तो हीट का कुछ चेंजिंग आना, हीट के अंदर हीट कंटेंट कहीं बढ़ना, कहीं पर कम होना, तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, एक पूरा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। तो कहता है कि इसमें हम केमिकल जो रिएक्शंस है ना, केमिकल एनर्जेटिक्स अगर आप कहें, तो वो थर्मोडायनेमिक्स की एक पार्ट है। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ हीट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एनर्जेटिक्स में हम यही पढ़ रहे हैं कि हीट किस तरह फ्लो कर रही है, कहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ पर हीट जो है ना वो ट्रांसफर हो रही है, कहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, हम यही बातें पढ़ते आ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें यही सिखाता है कि आपने केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करना है थ्रू आउट द रिएक्शन, ठीक है, कि हीट हीट किस तरह बिहेव कर रही है, ये समझ लें बस आप। एंड हाउ दिस चेंजेस इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल सिस्टम। तो ये प्रॉपर्टीज को किस तरह इंपैक्ट कर रही है, ठीक है, बड़े मजे की बात है। अगर आपसे कहा जाए कि यार सर्दियां, सख्त सर्दियां हैं, जाकर ठंडे पानी से नहाओ, आपका कभी दिल करेगा? आपका हरगिज दिल नहीं करेगा। आप करेंगे क्या? आप हीट का सहारा लेंगे, कैसे कि आप उस पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, उस पानी को गर्म करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पानी गर्म कर रहे हैं। अब ठंडे पानी की प्रॉपर्टीज और थी, ठंडे पानी की प्रॉपर्टीज ये थी कि अगर आप उससे नहा लेते तो आपको नमूनिया हो जाता, 100% शोरू नमूनिया हो जाता आपको सख्त सर्दियों में अगर नहाते तो। लेकिन अब पानी की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, पानी हो गया गर्म, अब आप उससे नहाएंगे तो आपको मजा आएगा, ठीक है जी। तो यही कुछ था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। बहरहाल जो मैंने ओवरव्यू दिया है, अगर ये लेक्चर आप सुन लेंगे तो आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको लेक्चर में बोर ना होने दूं। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना यार बहुत जरूरी है, अगर आप वाकई ही सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के साथ, या फिर आपको ये लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, बस मैं अच्छा ही पढ़ा सकता हूँ, मुझे अपने पे तो भरोसा है। चलें खैर, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ तो आपने इसको यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको केमिस्ट्री के साथ साथ ना क्लास 9 के जितने भी न्यू कोर्सेज आ रहे हैं
तो आपको सारे लेक्चर्स वहां पर मिल जाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।